हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। देखिए यहाँ पर आज इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 5वां है। यहाँ पर हम औद्योगिकरण का युग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। जैसे कि बात की जाए इस चैप्टर की, यानी औद्योगिकरण का युग की बात की जाए, तो जब जब औद्योगिकरण का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही छवि उभरती है। वो छवि उभरती है कहाँ की? पश्चिम की। और पश्चिम में अभी हमारे माइंड में एक जो है मशीनीकरण की छवि उभरती है। तो यहाँ पर हम वो जानेंगे कि वास्तव में जो आधुनिक औद्योगिकरण है, क्या इससे पहले भी कोई औद्योगिकरण रहा था, क्या नहीं रहा था, या फिर ये पश्चिम वाले जो कह रहे हैं, यानी इंग्लैंड वाले या ब्रिटेन वाले जो आज कहते हैं कि औद्योगिकरण हमारी देन है, क्या ऐसा कुछ था? तो वो सब बातें यहाँ डिटेल में बताई गई हैं चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पर एक स्टार्टिंग जो हो रही है वो एक इमेज से हो रही है, चित्र से हो रही है। यहाँ पर लिखा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि नई सदी का उदय। यहाँ पर एक जो लेडी है, यानी आप देख पा रहे हैं कि लेडी है, ये पंखनुमा ये जो है पहिया है, इस पर खड़ी हुई है। यानी पहिया जो है यहाँ पे समय का प्रतीक है और इस पर खड़ी हुई है। आप साइड में देख रहे होंगे, ठीक है, हाथ में देखिए मसाल लिए हुए है सेंचुरी की नई सदी का। यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे विभिन्न मशीनें हैं, जैसे उस समय की जो मशीनें रही थी वो मशीनें यहाँ पे दिखाई गई हैं, टेलीफोन वगैरह ये सब दिखाई गई हैं मशीनें, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज जो थी ये कब छपी थी? ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा ये इमेज जारी की गई थी। यानी उनके संगीत वाली जो किताब होती है उसके कवर पृष्ठ की इमेज थी ये, यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी का उदय। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें एक प्रतीक पांव जो है पंखों वाले पहिए पे टिका हुआ है, यानी पहिया जो है समय का प्रतीक है। यानी कि और इसकी उड़ान कैसे दिखाई गई है? भविष्य की ओर, यानी आने वाले भविष्य का यहाँ पे संकेत दिया गया है। और यहाँ पे पीछे उन्नति के चिन्ह के तौर पर यहाँ पर उस समय रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाने वगैरह दिखाए गए हैं। यानी कि इमेज कहीं ना कहीं औद्योगिकृत समाज को प्रतिबिंबित कर रही है। यानी वर्तमान में जो औद्योगिकरण चल रहा है उसको प्रतिबिंबित कर रही है, जो प्रौद्योगिकी ने तरक्की की है उसको प्रतिबिंबित कर रही है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। वैसे ही एक इमेज और है यहाँ पर। ये इमेज आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए टू मैजिशियन, यानी कि मैजिशियन का मतलब तो आप जानते होंगे जादूगर। तो यहाँ पे टू मैजिशियन करके इमेज दिखाई गई है। एक व्यक्ति आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चिराग लिए हुए है, यानी अलादीन का चिराग वाला सिस्टम यहीं पर दिखाया गया है कि एक अलादीन का चिराग लिए हुए है। और एक व्यक्ति जो है बिल्कुल इंजीनियर वाली वेशभूषा में है, इंजीनियर वाली पोशाक में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रिज, रेलवे वगैरह, पुल वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर टू मैजिशियन का क्या मतलब है? यानी कि यहाँ पर ये जो बंदा अलादीन का चिराग लिए हुए बैठा हुआ है, ये यहाँ पर एशिया को इंगित कर रहा है। यानी कि जो अलादीन का चिराग लिए हुए जो घिस रहा है बंदा, ये एशिया को जो है प्रतिबिंबित कर रहा है। वहीं ये जो व्यक्ति है जिसके हाथ में औद्योगिकृत यानी इंजीनियर के रूप में है, ये वेस्टर्न को, यानी आपके यूरोप को, अमेरिका को, इनको दर्शा रहा है। यानी कि ये ऐसी इमेज क्यों बनाई? इसको बनाने का रीजन क्या था? इसको बनाने का रीजन ये था, देखिए उस समय क्या था कि जो हम लोग थे, यानी हम लोग एशिया वाले लोग थे, वो बड़ा रहस्यमयी लोग थे इन लोगों के लिए, यानी यूरोप वाले लोगों के लिए, पश्चिम की ओर वाले लोगों के लिए। जो एशिया का वाला रीजन था, एशिया वाला क्षेत्र था, बिल्कुल एकदम रहस्यमयी था। उनका मानना था कि भाई एकदम ये पुराने जमाने में आधुनिक रहे हैं, पारंपरिक रहे हैं, और यहाँ पे कुछ जो है दैवी शक्तियाँ वगैरह रही हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है हमारे यहाँ के जो तरक्कियाँ हुई हैं, हमारे एशिया महाद्वीप में जो तरक्कियाँ हुई हैं, उनकी तुलना इन्होंने अलादीन के चिराग से की है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं इमेज में। और अपने यहाँ की तुलना जो इन्होंने की है, यानी कि भाई हमने माइंड से औद्योगिकरण की दम पर ये खड़ा किया है, तो ऐसे करके इन्होंने दिखाया है। तो यानी कि हमें ये लोग प्राच्य कहते थे। प्राच्य का मतलब होता है ओरिएंट, प्राच्य, ठीक है। तो प्राच्य जो है वो भूमध्य सागर के पूर्व में जो स्थित देश है उनके लिए यूज किया जाता है, खास करके एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पश्चिमी नजरिए में प्राच्य जो थे वो पूर्व आधुनिक रहे हैं, यानी कि पहले के समय आधुनिक इलाके थे ये लोग, पारंपरिक इलाके थे और रहस्यमय थे। रहस्यमय का मतलब समझ रहे होंगे आप कि भाई यहाँ के लोगों के बारे में ये लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। इनका मानना यही था कि भाई ये सदियों से ये लोग रहस्यमय रहे, इनकी परंपराएं लग रही हैं, इनके रीति रिवाज लग रहे हैं, तो इसलिए हमें रहस्यमय समझते थे पूरे एशिया महाद्वीप वालों को, ठीक है। तो उसी हिसाब से इन्होंने तुलना की और इमेज ये बनाई गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अलादीन जो है पूर्व का अतीत का प्रतीक है और मैकेनिक जो है पश्चिम की ओर आधुनिकता का प्रतीक है। ऐसे करके इन्होंने दर्शाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके ये इमेजें जो थी उस समय गढ़ी जाने लगी, यानी जैसे जैसे आपकी 20वीं सदी की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, यानी सन 1900 से, तो ये तमाम इमेजें बनी। तमाम इमेजों ने जो है कल्पना की गई, कल्पना में दिखाया गया कि भाई आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो उनके बारे में प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है। तो आप थोड़ा यहाँ पर
स्टार्टिंग जो करेंगे लिखने की वो प्राच्य से करेंगे। प्राच्य होता क्या है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, प्राच्य वाला लिख लीजिए, ठीक है, समझ आ जाएगा। प्राच्य वर्ड जो है, ओरिएंट वर्ड है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि इस तरह से तुलना की है इन्होंने टेक्नोलॉजी की या फिर अपने औद्योगिकरण की, ठीक है। आधुनिकता की जो इन्होंने तुलना की है वो इस तरह से की है, यानी इन्होंने पूर्व वालों को बड़ा वो समझाया कि भाई ये तो अतीत वाले हैं, ठीक है, यानी कि ये परंपरागत लोग हैं, इनमें नया करने की क्षमता नहीं है, ये तो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। ऐसा पश्चिम वालों का मानना था, किसके प्रति, हम लोगों के प्रति। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली हेडिंग, आपकी पहली हेडिंग जो पड़ेगी वो है औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले का मतलब क्या है, यहां पर हम ये समझेंगे इस वाले पैराग्राफ में, क्या वास्तव में जो औद्योगिकरण हुआ है हमारे यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ से मतलब पश्चिम में जो औद्योगिकरण हुआ है, क्या उससे पहले भी कोई ऐसी बात थी कि उससे पहले भी उत्पादन हो रहा था, क्या उससे पहले भी हमारा जो है विदेशों के साथ व्यापार था, क्या उससे पहले भी हम एक बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे थे, वो सब बातें हमें जाननी पड़ेंगी। तो देखिए, ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं, ज़्यादातर जो आपके आधुनिककर्ता हैं, आधुनिक समाज के पैरोकार हैं, वो यही मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का जन्म जो है इंग्लैंड से हुआ है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से निकल कर आई है। लेकिन कुछ इतिहासकार तर्क भी देते हैं, खंडन भी करते हैं। उनका मानना ये है कि भाई औद्योगिक क्रांति से पहले फैक्ट्रियाँ थीं, फैक्ट्रियाँ नहीं थीं, लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं थीं तब भी उत्पादन हो रहा था, और तब भी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार हो रहा था, लेकिन तब उत्पादन जो है घरों में हो रहा था, और वो सब उत्पादन का जो व्यापार है वो जो है देश दुनिया में हो रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लैंड से ही हमें जो है औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, इससे पहले भी आपकी पूर्व औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, नहीं जिसे हम कहते हैं आदि औद्योगिक क्रांति जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर औद्योगिकरण का जब माइंड में हमारी आती है तो क्या आता है भाई, मशीनें वगैरह हम देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ देखते हैं, और यही बात सही भी है। तो यहाँ पर औद्योगिकरण का इतिहास कहाँ से स्टार्ट है, औद्योगिकरण का इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही, यहाँ लिख लेना, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, ठीक है। ये बात आप सेकंड पॉइंट लिख लेना, यानी इंग्लैंड और यूरोप में जो फैक्ट्रियां लगी हैं इससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था, और बहुत सारे, और यहाँ पर जो है ये उत्पादन वाली डेट है, यानी ये उत्पादन वाला समय है, इतिहासकार इस चरण को क्या मानते हैं, आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। ये नाम आप लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आपने जान लिया, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो आपका औद्योगिकरण वाला है, औद्योगिकरण से पहले वाली हमने स्थिति यहाँ पे जान ली। देखिए यहाँ पर अभी पूरा यूरोप का जिक्र किया गया है, भारत का जिक्र नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति यहाँ सोचे कि सर भारत में तो बहुत सदियों से व्यापार हो रहा है, भारत में तो जो है आज से लगभग 2000 साल पहले से व्यापार हो रहा है विदेशों के साथ। हमारे भारतीय यात्री जो है हड़प्पा काल से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो भारत से नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तुलना भी भारत से नहीं की गई है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यानी कोई कमेंट करके मुझे बीच में ही कह दे कि सर आपने भारत का जिक्र नहीं किया, भारत का जिक्र यहाँ भी नहीं किया गया, यहाँ पे यूरोप के बारे में बताया गया है। तो यूरोप में बताया गया कि भाई यूरोप में फैक्ट्रियाँ थी, उससे पहले भी जो है उत्पादन होता था, ठीक है, फैक्ट्रियां न होने से पहले भी उत्पादन होता था। अब देखिए यहाँ पर 17वीं 18वीं सदी में जब औद्योगिकरण की दुनिया जब उदय हुआ है, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या सिस्टम था वो बताया गया। उससे पहले सिस्टम ये था कि वहाँ पर शहरों के सौदागर जो होते थे वो गांव की तरफ जाते थे, गांव के किसान कारीगरों को पैसा देते थे, और उनसे जो है ये लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। यानी उस समय यही था कि शहरों के जो सौदागर वगैरह हैं वो गाँव जा रहे हैं, किसानों को, कारीगरों को जो है वहाँ पर एक मुश्त रकम दे आते थे, तय कराते थे कि भाई आप हमें सामान बना के देंगे, और उस सामान को ये लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाते थे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये उस समय व्यापार चलता था। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई सौदागर लोग ये गांव की तरफ क्यों जाते थे। भाई सौदागर लोग, ऑब्वियस सी बात है, जब शहर से हैं सौदागर तो शहर में भी प्रोडक्शन होता हुआ, शहर में भी जो है काश्तकार वगैरह होंगे, कारीगर वगैरह होंगे, लेकिन फिर ये गाँव की तरफ क्यों जाते थे, गाँव की तरफ जाने का क्या रीजन था वो हम यहाँ देखेंगे। गाँव की तरफ जाने का रीजन यहाँ पर था गिल्ड्स। गिल्ड का मतलब होता है उत्पादकों के संगठन। यानी उस समय क्या था कि भाई शहरों में सभी जितने उत्पादक हैं, यानी कि उत्पादक का मतलब जो उत्पादक की इकाइयां हैं, जैसे स्वर्णकार वाली इकाइयां, सोने चांदी का उत्पादन करने वाले हैं, लोहे का उत्पादन करने वाले हैं, पॉटरी यानी कि जो आपके खाने पीने के बर्तन बनाने वाले हैं, सबके अपने में संगठन बने हुए थे, ठीक है। और ये संगठन जो बने हुए थे जिन्हें हम गिल्ड कहते हैं, इन्हें उस समय शासकों से एकाधिकार प्राप्त थे। एकाधिकार का मतलब क्या है, ये लोग प्रतिस्पर्धा मूल्य वगैरह तय करते थे, और नए नए जो व्यापारी हैं, नए नए व्यवसाय हैं, इनमें नए नए लोग इनके व्यवसाय में अतिक्रमण ना करें, उनको आने से उन्हें रोकने
रोकने का अधिकार भी मिला था। तो इस वजह से जो शहर के सौदागर हैं वो अपनी नई नई कह सकते हैं उत्पादन इकाइयां स्थापित यहाँ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि हम गांव के लोगों को जो है ऑर्डर दे आते हैं, गांव के किसानों को ऑर्डर दे आते हैं और उनसे हमें माल मिल जाएगा और ऐसे करके उस माल को हम जो है विदेशों में बेच पाएंगे और हमें मुनाफा मिल जाएगा। तो ये तकनीक ऐसे करके यहाँ पे निकली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये तो आपकी इसका सारांश समझा दिया है, सारांश। तो अब मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ शॉर्ट तरीके से। ठीक है, थर्ड पॉइंट कर लेना आप कि 17वीं और 18वीं सदी में या शताब्दी में यूरोपीय शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। अब इसी में सब पॉइंट देखिए, गिल्ड से जुड़े यानी कि इनके संगठनों से जुड़े जो उत्पादक हैं ये कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, यानी यही गिल्ड्स वाले संगठन वाले, और व्यवसाय में नए लोगों को आने से ये रोकते थे। ये थर्ड का आपका सब पॉइंट हो गया। वहीं सेकंड सब पॉइंट इसका ये कह रहा है शासकों ने जो है विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था इन्हें। ठीक है, यानी ये अधिकार मिला हुआ था इन्हें, तो इस वजह से बाहरी लोगों को रोक पाते थे। इस वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई जो नए व्यापारी हैं वो अपना कारोबार शहर में नहीं बढ़ा सकते थे, तो उन्हें मजबूरी में यहाँ पर सौदागरों को गांव की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, तो आप ये थर्ड सब पॉइंट लिख लेना कि फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। ठीक है, ये आपका थर्ड सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए किसान क्यों एग्री हो जाते थे, यहाँ पे समझाया गया अगले पैराग्राफ में कि भाई ये किसान जो गरीब काश्तकार हैं ये कम दाम पर उत्पादन करने को क्यों तैयार हो जाते थे, ऐसा क्या मजबूरी थी, क्या खेती वगैरह नहीं थी। देखिए आप सभी को पता होगा यूरोप में जो बड़े बड़े खेत होते हैं उन्हें कॉमन्स कहते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े खेत जो होते हैं ऑब्वियस ही बात है, जो नीतियां हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स की थी वही नीतियां वहां पर भी रही थी। वे भाई जमींदार जो थे, जमींदारों पर अनाप शनाप जमीन थी, तमाम कर लगा दिए गए थे छोटे छोटे किसानों पर। इस वजह से किसान जो है खेती कर ही नहीं रहे थे, किसान जो खेती से हाथ धो बैठे थे। तो ये सब स्थितियां वहां पर भी थी। ठीक है, तो उस समय क्या था दौर कि जब वहां पर खुले हुए खेत जो खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स यानी बड़े बड़े जो खेत हैं उनकी बाड़बंदी करनी जा रही थी। यानी कि उनकी बाड़बंदी का मतलब क्या है कि अब वहां पर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, इस तरह से बाढ़ खींच दी। ठीक है, जैसे हम लोग खेतों में करते हैं बाड़बंदी जानवरों से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही बाड़बंदी की जा रही थी ताकि जो है बाहर से कोई व्यक्ति इसमें घुसना पड़े। घुसना का रीजन ये था कि भाई ये लोग जो थे बेरोजगार हो गए थे, किसान वगैरह जिनकी खेती नहीं कर रहे थे, वो दूसरे खेतों से जो है जमीनों से जलावन की लकड़ी वगैरह, सब्जियां वगैरह, भूसा चारा ये सब बीन लाते थे, इनसे इनका काम चलता था। तो अब ये चाहते थे कि भाई बड़े बड़े जमींदार ये चाहते थे कि हमारे खेत में घुसे ही ना और ये हमारे एक तरह से गुलाम बन जाए। ठीक है, तो उस समय कहीं ना कहीं सौदागर इन लोगों के पास गए, इन गरीब लोगों के पास, तो ये कम दाम पर काम करने को तैयार हो गए। रीजन क्या था कि भाई इन्हें आजीविका चलाने का साधन ढूंढ रहे थे, आमदनी का साधन ढूंढ रहे थे। तो ये जब सौदागर लोगों ने इन्हें पेशगी की रकम दी है तो ये मना नहीं कर पाए हैं, एकदम तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो ये रीजन था कि भाई ग्रामीण इलाके वाले भी इन सौदागरों के साथ गठबंधन करने लगे थे, इन सौदागरों के साथ जो है हाथ मिलाने लगे थे और व्यापार ऐसे करके बढ़ने लगा था। तो यहां पर अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट, कि जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। कॉमन्स का मतलब बड़े बड़े जो खेत हैं उन्हें कॉमन्स कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं 9th में इसके बारे में। ठीक है, जब खुले खेत खत्म हो जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी तो छोटे किसानों को कॉटेजर कहते हैं। तो छोटे किसान यानी कॉटेजर और गरीब किसान सौदागर से पेशगी लेकर, पेशगी का मतलब कि भाई कोई एडवांस में रकम दी जाती है, सौदागर से पेशगी लेकर माल पैदा करने को तैयार हो गए। ठीक है, इस शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने। यानी जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी तो छोटे किसान और गरीब किसान सौदागर से पेशगी लेकर माल पैदा करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, ये आप देखेंगे। अब देखिए सौदागर, जैसा कि सौदागर के बारे में जानते हैं कि सौदागर कहाँ रहते थे, सौदागर रहते थे कहाँ पर, आपके शहरों में, लेकिन उनका उत्पादन कहाँ हो रहा था, गांव में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्था डेवलप हुई, इस व्यवस्था से जो गांव ग्रामीण इलाके हैं यानी आदि औद्योगिक उत्पादन वाले इलाके हैं,
इनकी सिमटती हुई आमदनी को एक बड़ा सहारा मिल गया, क्योंकि बात ये थी वहाँ भुखमरी की कगार थी और ऐसे में यहाँ पर इस तरह के जो सौदागर वगैरह पहुंचे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत राहत मिली। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट आप लिखेंगे, चौथे का अगला सब पॉइंट, कि सौदागर जो थे वो गांव में रहते, शहरों में रहते थे, लेकिन उनका काम कहाँ से होता था? देहात से चलता था, यानी रूरल एरिया से चलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग, ये तरीका है कपड़े वाले में। यानी स्टेपलर का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी इंग्लैंड से के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। स्टेपलर का मतलब ये होता है कि रेशों के हिसाब से ऊन को छांटने वाला व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद फुलर्ज के पास जाते थे। फुलर्ज का मतलब क्या होता है? जो आपके कपड़े को समेटता है, उसे फुलर्स कहते थे उनकी भाषा में। ठीक है, ऐसे करके बाद में कार्डिंग होती थी। कार्डिंग का मतलब क्या है? कपास या ऊन आदि रेशों पर कताई की जाती थी और उसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेच दिया जाता था। देखिए, इस प्रक्रिया को जानना या लिखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कपड़े निर्माण की प्रक्रिया है और आज भी यही प्रक्रिया फॉलो होती है। ऐसा नहीं है कोई नई प्रक्रिया चल रही, वही प्रक्रिया है, क्योंकि कपास से ही हमें प्राप्त होता है कपड़ा वगैरह, ऊन वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर यही प्रक्रिया आपकी चल रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर चौथे का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया हुआ, चौथे का सेकंड सब पॉइंट और नोट कर लेना कि यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसाय के आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। आदि औद्योगिक का मतलब क्या है? औद्योगिकरण से पहले की जो व्यवस्था ये है, यानी कि आपकी सौदागर वाली व्यवस्था, सौदागर और ग्रामीण लोगों के मध्य संबंध वाली व्यवस्था थी, ये कहीं ना कहीं एक इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नेटवर्क पूरा बना हुआ था, क्योंकि इनका जो ग्रामीण इलाकों का सामान था अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पा रहा था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर यानी आपका चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग आपकी जो है वो है कारखानों का उदय, यानी इसी में ही है आपकी औद्योगिकरण वाले में ही सब हेडिंग है कारखानों का उदय। अब देखिए, कारखानों का उदय जो है 1730 के दशक से हो गया है, यानी कि हम कह सकते हैं मध्य 18वीं सदी से यहाँ पर उदय आपको देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पे उदय हुआ है कारखानों का उदय का मतलब क्या है? यहाँ पर कारखानों का उदय का मतलब ये था उस समय तमाम आविष्कार हुए थे। तो आविष्कार होने की वजह से क्या था, जो पहले उत्पादन हो रहा था, पहले उत्पादन क्या था? पहले आपने ये प्रक्रिया ऊपर देखी कि भाई पहले कपड़ा जो है स्टेपलर के बाद फिर फुलर के पास पहुंचेगा, फिर कार्डिंग के पास होगा। अब कारखाने का मतलब क्या होता है? कारखाने का मतलब ये होता है कि अब जो कपड़ा पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कपास है, कपास से यहाँ पर कॉटन निकली। ठीक है, कॉटन से यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे कपास जो है, कपास से कॉटन निकली यानी रुई प्राप्त हुई, रुई से जो है रेशा बना, रेशा जो है फिर से फैक्ट्री में गया, फैक्ट्रियों में उससे जो है तकलियों पे चढ़ाया गया, तकलियों पे चढ़ाने के बाद धागा वगैरह से पूरी उसकी सीमेंट जो है पूरा कपड़ा तैयार किया गया, यानी कि पूरे चरण होते थे, यानी एक चरण से दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में पहुंच रहा है। कारखाने का मतलब क्या होता है कि ये जितने चरण हैं, यानी जिन विभिन्न लोगों पर जाने वाला जो चरण है, उस चरण को जो है एक ही छत के नीचे पहुंचा दिया जाए। यानी आप अगर दिल्ली वगैरह कहीं गए हैं या आप कहीं आप बड़े शहर में गए हैं तो आपने देखा होगा पूरा औद्योगिक उत्पादन पूरा एक ही एरिया के अंदर होता है, यानी कि वहीं सब चीज़ें बनती हैं, कपड़ा बुनाई, कताई वगैरह सब, रंगाई वगैरह सब वहीं होती हैं, अलग अलग नहीं होता है कि भाई आपने कभी ये सुना है कि भाई यहाँ से निकल के किसी और व्यापारी के पास जा रहा हूँ, नहीं। जिनके कारखाने लगे हैं बड़े बड़े, वहाँ पर सब एक ही छत के नीचे हो रहा है काम। ये इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा दो फायदे होते हैं। पहली बात ये होती है गुणवत्ता, यानी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में सुधार आता है, गुणवत्ता में सुधार आता है, क्योंकि एक ही छत के नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो मालिक है, प्रबंधन है, वो स्ट्रिक्टली उन्हें देखेगा, कहीं अगर गलती होगी, कहीं या फॉल्ट होगा, डिफेक्ट होगा, उसे बाहर निकाल देगा। ठीक है, दूसरी बात ये था कि एक छत के नीचे हो जाने से यहाँ पे एक तो यहाँ पे एकदम कह सकते हैं तीव्र गति से उत्पादन होगा। अब ये है स्लो प्रोसेस तो है नहीं कि भाई पहले यहाँ पर कोई यहाँ पे जो रेशम जो है यहाँ पे कपास से कोई रुई काटेगा, रुई से जो यहाँ पे धागा काटेगा, ऐसा सिस्टम तो है नहीं। एक ही छत के नीचे ऑब्वियस सी बात है उत्पादन तीव्र होगा। और मेन चीज़ ये है कि भाई कपड़ा जो है बहुत अच्छा बन के निकलेगा। तो ऐसे करके ये कारखानों का उदय हो गया। तो कारखानों के उदय के समय क्या था कि ऑब्वियस सी बात है, जब कारखानों का उदय होगा तो ग्रामीण स्तर पर जो हमारा उत्पादन हो रहा था, ग्रामीण स्तर पर जो छोटे मोटे कारीगर जो उत्पादन कर रहे थे उन पर असर तो पड़ा ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस पैराग्राफ में, उन सब चीज़ों की यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे वन बाई वन करके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। ठीक है, जैसे कार्डिंग यानी ऐंठना व कताई, लपेटना, ये सब चरण हैं। ठीक है, इनकी उत्पादकता बढ़ा दी, यानी कि यहाँ पे मजदूर जो था उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, और ऐसे करके ज़्यादा धागे ये सब उत्पादन होने लगा। आप समझ गए होंगे एक ही लाइन में, पहली लाइन में ही। यहाँ पर एक व्यक्ति थे रिचर्ड आर्कराइट।
तो इन्होंने सबसे पहले जो है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी कि किस तरह की मिल होनी चाहिए, किस तरह का कपड़े का कारखाना होना चाहिए और कौन कौन सी इकाइयां वहां स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ कि पहले जो फैला हुआ कपड़े का काम था अब वो एक छत के नीचे आ गया। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये थी औद्योगिकरण की स्टार्टिंग में कि जो भारी भरकम मशीनरी थी या जो मशीनरी थी वो बहुत महंगी थी, तो कपड़ा मिल या कारखाना स्थापित करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कुछ चुनिंदा उद्योगपति ही इन्हें लगा पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुनिंदा उद्योगपति इन्हें लगाते थे पूरी अपनी क्षमता के साथ लगाते थे, और पूरी क्षमता की वजह से लगाने के कारण क्या होता था कि भाई पूरी प्रक्रिया इनके अधीन आ जाती थी, पूरे नियंत्रण में आ जाती थी। तो वही चीजें हम देखेंगे। इसी में सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, पहले का सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट। ठीक है, अगले सब पॉइंट में लिखेंगे, सेकंड सब पॉइंट है कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई, जिसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये गुणवत्ता सुधरी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधरी और अब तीव्र गति से उत्पादन होने लगा। सबसे बड़ी बात यहां पर ये निकल कर आई। ठीक है, तो आपने ये पहले का सब पॉइंट देख लिया, तो आपने ये परिवर्तनों का उदय यहां पर देख लिया है, किस तरह से परिवर्तन यहां हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर अगली जो हेडिंग है ये है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। हम यहां ये देखेंगे कि वास्तव में जो औद्योगिक परिवर्तन हुए हैं उनसे किस तरह से यहां पर जो है परिवर्तन आया है, उनसे किस तरह से वहां पर जो है लोगों के जीवन में, लोगों या फिर लोगों जो आपके उत्पादन के स्तर में परिवर्तन आया है वो हम समझेंगे। यहाँ पर व्यापार के स्तर में परिवर्तन आया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा व्यवसाय आपका था कपड़ा उद्योग वाला था, यानी कपास उद्योग वाला व्यवसाय सबसे बड़ा उद्योग था दुनिया भर में। लेकिन जैसे जैसे आपका औद्योगिकरण का उदय हुआ है तो औद्योगिकरण में आपको पता है बड़ी बड़ी भारी भारी मरकम मशीनरी की स्टार्ट हो गई है लगना। तो मशीनरी जब लगना स्टार्ट हो गई तो उसके लिए लोहा, स्टील वगैरह की जरूरतें बढ़ने लगी हैं। साथ ही साथ जब औद्योगिक यानी औद्योगिकृत रूप से हम बढ़ने लगे हैं, विकसित होने लगे हैं, तो क्या हुआ है फिर हमने परिवहन के साधनों का सुधार किया है। परिवहन के साधनों में सुधार करने के लिए हमने रेलवे लाइन वगैरह बिछाई है। तो रेलवे लाइन में भी आपको पता होगा लोहा तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे करके लोहा और स्टील की डिमांड बढ़ने लगी, और लोहा और स्टील की डिमांड इतनी बढ़ी कि उसका मूल्य जो था उस समय वो कहा जाए कपास के मूल्य से ज़्यादा दुगना हो गया। निर्यात मूल्य जो होता है वो कपास के निर्यात मूल्य से भी ज़्यादा निकल गया। वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में आप पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट कि कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। इसके बाद क्या था, लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। ठीक है, इसी में सब पॉइंट 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से इसके उपनिवेशों में, यानी कि जहां जहां इसका उपनिवेश बना हुआ था, जैसे भारत में बना हुआ था, और भी जगह हैं जैसे आपके अफ्रीका वगैरह कॉन्टिनेंट में बने हुए थे उपनिवेश इंग्लैंड के, तो वहां पर रेलवे का विस्तार होने लगा। वहां पर रेल यानी लिखना ना इसमें पूरा सब पॉइंट 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से इसके उपनिवेशों में, ठीक है, रेलवे का विस्तार होने लगा, या रेलवे का विस्तार होने से कर लेना, लगा मत करना, होने से। ठीक है, रेलवे का विस्तार होने से लोहे और स्टील का निर्यात मूल्य, लोहे और स्टील का निर्यात मूल्य कपास के निर्यात मूल्य से दोगुना हो गया। कपास के निर्यात मूल्य से दोगुना हो गया। तो आपका पहला सब पॉइंट पूरा हो गया। ठीक है, आपने देख लिया कि किस तरह से पहले कपास पर पूरा हमारा व्यापार टिका हुआ था, किस तरह से जो ब्रिटेन का व्यापार शुरुआत में कपास पर टिका हुआ था, अब वो लोहा और स्टील पर आ गया है। क्योंकि मशीनरी का उदय हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हर देश में डिमांड होने लगी मशीनों की, हर देश में जो है रेलवे वगैरह को बढ़ावा देने की डिमांड होने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेलवे का जो विकास किया था वो उन्होंने अपने मन से किया, नहीं, उन्होंने जो जहां जहां पर रेलवे का विकास किया है लागत वहां के लोगों से वसूली है। यानी आप ये समझें कि भारत में ट्रेन चलाई तो भारत के लोगों को का फायदा हुआ होगा। आप सभी को पता है स्टार्टिंग में भारत के लोगों को फायदा पहुंचाना उद्देश्य नहीं था, केवल अपनी क्षमता को बढ़ाने का, केवल यहाँ से जो है सामान निकाल के ले जाने का उद्देश्य था। ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाने का उद्देश्य था, और उसकी लागत उन्होंने हम लोगों से ही वसूली। ठीक है, अपनी जेब से उन्होंने कुछ नहीं लगाया है, ये आप ध्यान रखना। तो ये चीजें आपने पहले के सब पॉइंट में देख ली। अब देखिए यहाँ पर अब समझने वाली बात आती है कि भाई औद्योगिकरण हो चुका है, कारखानों का उदय हो चुका है, मिलों का उदय हो चुका है, क्या वास्तव में यहाँ पर मजदूर जो थे अब कारखानों में ज़्यादा होंगे? सोचने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बेशक यहाँ पे कारखानों का उदय हो गया था, शहरों में भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन यहाँ पर जो टोटल मजदूर थे उनका केवल 20% कारखानों में काम कर रहे थे। बाद बाकी 80% जो थे वो या तो देहात में थे या फिर अपने घरों में बेरोजगार बैठे थे। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% थी, 20% से ज्यादा नहीं थी। ठीक है, इसी में सब पॉइंट कि कपड़ा उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। यानी कपड़ा उद्योग का जो उत्पादन हो रहा था, कपड़ा उत्पादन, वो उस समय नहीं हो पा रहा था इतना ज्यादा उत्पादन कारखानों में, क्योंकि कारखाने बहुत लगाना बहुत महंगे थे। वो आज भी वो उस समय भी जो है घरों में ही हो रहा था शुरुआत में। ठीक है, ये आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ परंपरागत उद्योग भी चल रहे थे। जैसे परंपरागत उद्योग में आपको पता होगा खाद्य प्रसंस्करण वाले हैं, निर्माण वाले हैं, छोटे मोटे पॉटरी वाले हैं, कांच के सामान, फर्नीचर वगैरह वाले उद्योग हैं। तो यहाँ पर जब प्रौद्योगिकी यानी कि आपकी औद्योगिकृत रूप से हम आगे बढ़े, हमने अपनी प्रौद्योगिकी के दम पर मशीनों वगैरह का उदय किया है, तो टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर, आविष्कारों ने यहाँ पर भी मदद की है और इन क्षेत्रों में भी तरक्की हुई है। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहाँ पर कि परंपरागत रूप से या परंपरागत उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम जैसे गैर मशीनी क्षेत्रों में भी जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। ठीक है, ये लिख लेना थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आपका ये है, जो पॉइंट मैंने आपसे बोल रहा था वो यही पॉइंट है कि भाई जो प्रौद्योगिकी बदलाव थे, टेक्नोलॉजिकल बदलाव थे, जैसे बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना, पुरानी मशीनों को हटाकर परंपरागत साधनों को बदलकर नई मशीनों का स्थापना करना, ये चीज़ें आपके जो है प्रौद्योगिकी बदलाव में आ जाती हैं। तो ये बहुत महंगी तकनीक थी, हर किसी के बस की बात नहीं थी इतनी महंगी तकनीक को लगा पाए, केवल बड़े उद्योगपति ही इसे लगा पा रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको यही देखने को मिलेगी चौथा पॉइंट में कि प्रौद्योगिकी बदलावों की गति जो थी वो आपकी धीमी थी, यानी नई तकनीक महंगी थी। ये चौथा पॉइंट आप लिख लेना, क्योंकि नई तकनीक जो थी महंगी थी। यानी ऑब्वियस सी बात है, जो व्यापारी वगैरह थे वो इनके बड़ी बड़ी मशीनों का मान लो स्थापना तो करवा दिया, मेंटेनेंस मरम्मत का खर्चा कहाँ से निकलेगा भाई? मरम्मत में तो बहुत जा रहा था पैसा उस समय, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्हें मशीनों को ठीक करने वाले लोग नहीं थे, इतने ज़्यादा मैकेनिक वगैरह नहीं थे। तो इस बात को देखते हुए जो है जो लोग थे, जो व्यापारी थे, उनसे बच रहे थे। केवल बड़े उद्योगपति ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जेम्स वॉट का ने जो है न्यू कॉमेन के द्वारा जो भाप इंजन बनाया था, इसमें सुधार किया था। जेम्स वॉट ने भाप का इंजन नहीं बनाया था, बल्कि इसमें सुधार किया था। तो सुधार करवाने के बाद इन्होंने पेटेंट करवा लिया था 1871 में, अपने इंजन का पेटेंट, यानी प्रौद्योगिकी का पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट के बाद इन्होंने इनके जो मॉडल है, इस मॉडल का पेटेंट इनके दोस्त ने जो है इनका उत्पादन शुरू किया है। इनका एक उद्योगपति दोस्त था मैथ्यू बुल्टन, इन्होंने इनके इंजन का जो उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन खरीदार नहीं मिले हैं। इनको काफ़ी साल तक क्या है वेट करना पड़ा है, खरीदार तक नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, यानी जेम्स वॉट का जो नया एकदम आधुनिक इंजन जो था उसको उत्पादन होने के उपरांत भी खरीदार नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि बात यही थी कि जो लोग थे वो नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, उनके पास इतना ज़्यादा धन नहीं था, और वो कहीं ना कहीं डर भी रहे थे। उन्हें लगता था कि भाई मान लो पैसा इन्वेस्ट भी कर दें और कोई तकनीकी खामी आ गई तो ऐसा ना हो कि हम बर्बाद हो जाएं, तो हमारा परंपरागत तरीका है वही बढ़िया है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का सब पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, चौथे का सब पॉइंट कि जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। इसी में ही यानी आपका चौथे का पहले सब पॉइंट का सब पॉइंट, और इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, लेकिन कई सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ठीक है, ये आप लिख लेना। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि भाई इंग्लैंड में शुरुआत में मात्र 321 इंजन थे। ठीक है, जिसमें 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 इंजन जो है अन्य उद्योगों में ऐसे करके लगाए हैं। बताए हैं यहाँ पर कि भाई कितने इंजन, यानी बहुत ही कम इंजन इस्तेमाल हो रहे थे, भाप वाले इंजन। डीजल इंजन उस समय नहीं थे, भाप इंजन ही थे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कारखाने का यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह भाप की ताकत से चलने वाली जो विशालकाय पहिए से सैकड़ों तकलियाँ घूम रही हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ही लेने लगा पाया, यानी शक्तिशाली प्रौद्योगिकी अपनाने में उद्योगपति हिचकिचा रहे थे। रीजन यही था कि भाई महंगी थी
और महंगी होने के साथ साथ मेंटेनेंस का खर्चा, शुरुआत में यही लगता था लोगों को मेंटेनेंस का खर्चा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी जो है वो है हाथ का श्रम और वास्तु शक्ति। यहाँ पर हाथ का श्रम का मतलब ये है कि भाई जो मानव श्रम है वो ज़्यादा था या फिर वास्तु शक्ति ज़्यादा थी, वो यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मानव श्रम ज़्यादा था उस समय। मानव श्रम ज़्यादा होने का मतलब ये था, पहली बात तो यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों की वजह से तमाम जो किसान थे वो गरीब मजदूर बन चुके थे। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था इनके भारी भरकम करों को देखते हुए। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो किसान थे पहले वो मजदूर बन चुके थे। तो ऐसे करके यहाँ पर हम देखेंगे मानव श्रम बहुत ज़्यादा था उस समय, यानी मानव श्रम कमी नहीं थी मानव श्रम की, यहाँ पर मानव श्रम यहाँ पर बहुतायत में था। तो मानव श्रम जब कोई बहुतायत में होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग कामकाज की तलाश में जहाँ पर उद्योग धंधे लगे होंगे वहाँ पर जाएंगे, और ऐसे करके शहरों में भी भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा काम करने वाले होंगे, तो भाई वेतन वगैरह उतना नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जब वेतन ज़्यादा कम मिलता है, वेतन तभी मिलता है, दो कंडीशन मिलता है, या तो आप में योग्यता हो, यानी कि मान लीजिए जिस हिसाब से योग्यता हो तो उस हिसाब से वेतन मिलता है। दूसरी बात यह है अगर मान लीजिए काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं तो वेतन ऑब्वियस सी बात है कम मिलेगा, काम करने वाले व्यक्ति कम है तो वेतन जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो काम करने वालों की यहाँ कमी नहीं थी, काम करने वाले बहुत ज़्यादा थे उस समय। तो यहाँ पर इस मारे आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप यही नोट करेंगे कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। इसी में सब पॉइंट गरीब किसान और बेकार लोग, बेकार का मतलब बेरोजगार, बेकार का मतलब ये नहीं है कि बेकार है बिल्कुल हाथ पैर से बेकार नहीं, बेरोजगार। ठीक है, ये कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो यहाँ पर उद्योगपति जो है, जब भारी संख्या में श्रमिक हैं ही हैं तो उद्योगपतियों को कोई दिक्कत ही नहीं थी श्रमिकों वगैरह की, खूब यानी कि खूब मिल रहे थे श्रमिक वगैरह उन्हें काम करने के लिए। कुछ जगह ऐसी मतलब स्थिति थी कि जहाँ पर मौसमी उद्योग थे। मौसमी का मतलब क्या है, जैसे कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी खास मौसम में ही जिनमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे भी कुछ उद्योग थे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट बताया गया है कि बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। जैसे एग्जाम्पल है गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इसके अलावा क्रिसमस जब आती थी, यानी दिसंबर के महीने में क्रिसमस जब आती थी, तो उस दौरान साफ सफाई का काम है या फिर और भी काम होते हैं सजावट वगैरह के लिए, तो लोग जो है मजदूरों को रख लेते थे, यानी कुछ खास मौके पर। ठीक है, जो कि मौसमी ही काम है एक तरह, यानी मौसम के अकॉर्डिंग काम है ये। तो सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी उद्योग थे जहाँ पर क्या है कि मौसम के हिसाब से काम घटता बढ़ता था। तो वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर लोग जब मौसम के हिसाब से जो काम घटता बढ़ता था तो वहाँ पर मशीनों की बजाय ये लोग मजदूरों को ही रखना पसंद करते थे। यानी आप अगला सब पॉइंट लिख लेना सेकंड का कि जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन जो है वो घटता बढ़ता रहता था, वहाँ पे उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम रखना पसंद करते थे। क्यों रखते थे आपको पता होगा कि मशीनों में लागत पूरी देनी पड़ेगी, मजदूर तो ये है कि जितने दिन काम करेगा उतनी हमसे लेकर जाएगा। मशीनें अगर हमारी रखी रहेंगी ऑब्वियस सी बात है उनमें जंग वगैरह भी लगेगी, हो सकता है मेंटेनेंस भी करना पड़े। तो इस वजह से क्या कर रहे थे ये लोग, जहाँ जहाँ जिन उद्योगों में मौसमी काम हो रहा था वहाँ पर मशीनें नहीं लगा रहे थे बल्कि मजदूरों को लगा के काम करवा रहे थे। यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये सेकंड का अगला सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मशीनों से काम हो रहा था, लेकिन उस समय भी आपने देखा कि भाई एक बड़ा तबका जो है हमारा घरों में भी काम कर रहा था अपने। इस सब के घरों में काम करने वाले तबके के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो उत्पादन हाथों से कर रहे थे। तो हाथों वाले उत्पादन का क्या था, तो यहाँ पर अगला पॉइंट वही बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि भाई बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न किस्म के कपड़े हैं डिजाइनर। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में 500 तरह के हथौड़े बनते थे, 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। तो ये काम मशीनों से नहीं होते थे बल्कि लोग अपने हाथों से बनाते थे। यानी कि एक तरह से कारीगरी होती है, तो कारीगरी मशीनों से नहीं होती है, वो केवल हाथों से होती है। तो ये हाथों से बने सामान जो होते थे, क्योंकि इनमें खास करके अच्छी खासी डिजाइन देखने को मिलती थी, तरह तरह के फिनिशिंग देखने को मिलती थी, तो ये का जो ऑब्वियसली बात है हाथ से बनने वाली चीज़ जो होगी महंगी हो जाएगी। तो ये महंगी चीज़ें केवल और केवल ब्रिटेन के जो पूंजीपति लोग थे या फिर कुलीन लोग थे, कुलीन का मतलब जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग थे, वही लोग इन्हें खरीद पाते थे, वही लोग इनको जो प्रायोरिटी देते थे खरीदने के लिए। तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पर अगला सब पॉइंट। थर्ड का पहला सब पॉइंट है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग जैसे कुलीन लोग हैं,
पूंजीपति वर्ग है, ये हाथों से बनी चीज़ों की तरजीह देते, तरजीह का मतलब प्रायोरिटी देते थे खरीदने में, इन चीज़ों को ज़्यादा खरीदते थे। रीजन यही था कि फिनिशिंग अच्छी होती थी, इनकी डिजाइन वगैरह अच्छी होती थी। इसके अलावा जो मशीनों से उत्पादन हो रहा था उसका क्या होता था, देखिए मशीनों से उत्पादन होगा तो मास प्रोडक्शन होगा। मास का मतलब होता है एक पूरा झुंड में होगा, लार्ज स्केल पर होगा प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है लागत कम हो जाएगी। तो वो लागत कम वाला जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उपनिवेशों में भेजा जाता था, ताकि उपनिवेशों से ज़्यादा धन हमारे यहाँ आ सके, हमारे यहाँ से मतलब ब्रिटेन में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड सब पॉइंट कि मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। ठीक है, ये आपने सेकंड सब पॉइंट यहाँ नोट कर लिया होगा कि मशीनों से जो बन रहा था उत्पाद वो कहाँ भेजा जाता था, कपड़ा वगैरह वो भेजा जाता था आपके उपनिवेशों में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक लाइन और बताई गई है कि जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वहाँ पर जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे व्यापारी जो है, उद्योगपति जो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूनिक एग्जाम्पल अमेरिका है, यानी अमेरिका में आदमी ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने मशीनों का इस्तेमाल किया। तो ये बात आप कॉमन रूप से जानते भी हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया भाई मजदूरों की जिंदगी कैसी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपने ये तो देख ही लिया कि ब्रिटेन में उस समय काफ़ी सारी भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ के अलावा काम करने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा थे, यानी कि मजदूर बहुत ज़्यादा थे। तो मजदूरों की जिंदगी तो प्रभावित होगी, यानी कम वेतन पे लोग काम करने को तैयार हैं। ऊपर से यहाँ पर आप सभी को ये बात तो आप 9th में पढ़ चुके हैं कि मजदूरों की जो कंडीशंस थी बहुत ख़राब थी, काम की दशाएं भी बहुत ख़राब थी, यानी उन्हें गंदे इलाकों पर रहना पड़ता था, काम के घंटे तय नहीं थे, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। वो शहरों में कहीं झुग्गी झोपड़ियों बना के रहना पड़ता था, बहुत ही दयनीय दशाएं थी। लेकिन मजदूर काम करने को तैयार क्यों थे? काम करने को तैयार इस वजह से थे, खेती नष्ट हो चुकी थी। तो खेती नष्ट हो चुकी है तो खाएंगे क्या? मजबूरी ये है हमारी कि भाई हमें मजदूरी करनी है। तो यहाँ पर हमें यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है अगले पॉइंट में, चौथे पॉइंट में, कि बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। अब देखिए यहाँ पर भी वही सिस्टम था जो आपको, जैसे यहाँ पे बेघर और भूखे लोग दिखाए गए हैं इस पेंटिंग में, किस तरह से ये चिपकाए हुए हैं अपने बच्चों को, आप देख सकते हैं। पेंटिंग है ये केवल। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि भाई जैसे अपने आज भी अपने इंडिया में तो ऑब्वियसली बात होता ही होता है, उस समय यही देखने को मिलता था कि मान लीजिए किसी कारखाने में आपका कोई मिलने वाला या रिलेटिव है तो वहाँ पे नौकरी मिलने की संभावना रहती थी। खास करके आप दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा, दिल्ली में, कलकत्ता वगैरह में, मुंबई वगैरह में, कि आपका कोई जान पहचान का होता है तो आपकी तो जुगाड़ लगवा देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था कि जिन लोगों की जुगाड़ होती थी उन्हें नौकरी मिल जाती थी। अब जिन लोगों की जुगाड़ नहीं है वो क्या करेंगे? उन्हें महीनों तक वेट करना पड़ता था, कई सारे हफ्तों तक। अब जो आदमी अपना घर छोड़कर, अपना गाँव छोड़कर शहरों में आया है, शहर में उसको रहने के लिए जगह तो है नहीं, दूसरी बात है खाएगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है वो पुलों के नीचे या रैन बसेरे जो होती हैं, टेम्परेरी जो आवास बना दिए जाते हैं, वहाँ पे रातें काटते थे। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर चौथे का पहला सब पॉइंट आप नोट करेंगे कि रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। ये आप लिख लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो मौसमी उद्योग होते थे, यानी मौसम के अकॉर्डिंग रोजगार चलने वाले उद्योग जो होते थे, वहाँ पर कामगारों को बहुत लंबे समय तक खाली बैठना पड़ता था। और काफ़ी बार तो स्थिति ये आ जाती थी कि उन पर फिर से गरीबी आ जाती थी। ठीक है, यानी बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। ये आप चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19वीं सदी में आते आते यहाँ पर कुछ वेतन में सुधार आया। वेतन में सुधार आया है, लेकिन मजदूरों की दशा में सुधार नहीं आया है, मजदूरों की हालत नहीं सुधरी है। कैसे नहीं सुधरी है वो हम यहाँ बताएंगे। देखिए हुआ क्या था उस समय, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई हम यहाँ के, यानी कि यहाँ पर इंडिया के रुपए के संदर्भ में एग्जाम्पल वहाँ का दे रहे हैं, ब्रिटेन का, कि मान लेते हैं कि वहाँ पर उस समय एक मजदूर को 200 रुपये मिलते हो पर डे, 200 रुपये पर डे कमाता हो। तो 200 रुपये में उस समय मान लो उसका 100 रुपये में राशन पानी आ जाता हो, पूरे दिन का खर्चा चल जाता हो। तो यहाँ पर इसका ये है 100 रुपये बच रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे कंडीशन एक बनी कि जब युद्ध वगैरह नेपोलियाई के स्टार्ट हो गए, नेपोलियन के युद्ध वगैरह स्टार्ट हो गए, उस दौरान जो है कीमतें, सामान की कीमतें जो थी वो एकदम बढ़ गई। यानी कि मजदूरी नहीं बढ़ी है यहाँ पर, मजदूरी तो उतनी ही रही है 200 रुपये, लेकिन काम जो कीमतें खाने पीने के सामान की थी वो 100 की जगह 300 पहुँच गई। यानी अब जो मजदूर कमा रहे थे उस कमाने का उनका जो मूल्य है उस अकॉर्डिंग वस्तुएं आ ही नहीं पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति कहाँ सुधर जाती, इनको तो और ज़्यादा, पहली बात काम के जो घंटे हैं वो तय नहीं है, हालत वैसी खराब है और खाने पीने को मिल नहीं पा रहा है, यानी जो हम कमा रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। तो वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप अगले पॉइंट में यही लिखेंगे, 5वें पॉइंट में, कि 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन मजदूरों की हालत में नहीं।
इसी में सब पॉइंट, जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। यानी कि पहले जो वेतन मिलता था उससे खाना खरीद सकते थे, चीजें खरीद सकते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ने से उनका जो आय का वास्तविक मूल्य है उन चीजों को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। 5वें का सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट ये बताया गया है कि भाई रोजगार की अवधि या फिर उन्हें तनख्वाह वगैरह कैसे मिलती थी। तो मजदूरों की औसत जो है वो दैनिक आय से तय होती थी, यानी उन्होंने कितने दिन काम किया है इससे वो चीजें तय होती थी। तो छठा पॉइंट लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई 19वीं सदी के मध्य में अच्छे हालात भी रहे थे 1830 के दशक में, लेकिन फिर भी तब भी वहां पे 10% जनता ऐसी थी जो निहायत गरीब थी। निहायत का मतलब बहुत ही ज्यादा, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी। इसके अलावा 1830 के दशक में जो आर्थिक मंदी आई है, तो वहां पर भी आर्थिक मंदी के आने से क्या हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर बेरोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा पहुंच गई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट 7वां पॉइंट लिखेंगे कि 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक बढ़ गई। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके अलावा बेरोजगारी का एक अगला कारण और था। बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी की आशंका का अगला कारण था नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी कैसा इनका बेरोजगारी का आशंका का कारण था वो मैं बताऊंगा। देखिए उस समय क्या था कि नए नए आविष्कार हुए थे। तो नए नए आविष्कार होने से क्या था, आविष्कार करने का रीजन ही यही था कि हमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। तो उस समय जो कपड़े वाले में जो कपड़े की तकलियां होती हैं, तकलियां का मतलब जहाँ पे सूत काता जाता है, सूत घूमता है इस तरह से, तो वहां पर इमेज है, यहाँ पर ये है। ठीक है, ये तकलियां होती हैं, इन्हें मैनुअली पहले क्या था, जो वहां पर महिलाएं वगैरह काम करती थी सूत की तकलियां घुमाने का, वो मैनुअली खड़ा होकर करती थी, यानी एक एक स्लाइड पर एक एक महिला खड़ी हो गई। लेकिन स्पिनिंग जेनी जब ये बना दी गई मशीन इस तरह की, जो कि एक पहिए के यानी एक व्यक्ति पहिया घुमा रहा है और इससे कम से कम 20-25 तकलियां घूम रही हैं, ऐसे फ्रेम 20-25 फ्रेम लगातार घूम रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पर 20-25 फ्रेमों पर 4-5 औरतें खड़ी होती थी, अब केवल वो एक औरत ही 20-25 फ्रेम एक साथ निपटा रही है। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो ऐसे में लोग विरोध करते थे। ऐसे में खास करके जिनका रोजगार छिंदा होता था विरोध होता था। ऐसा नहीं है ये विरोध की स्थिति हमारे यहाँ नहीं देखी गई है। आपको याद होगा हमारे यहाँ भी 90 के दशक में जब कंप्यूटर लाया गया था, जब कंप्यूटर विभिन्न विभागों में कंप्यूटर जो है आपके केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कंप्यूटर बढ़ाया गया, उस समय भारी विरोध हुआ था। आपको याद होगा, याद नहीं है तो इतिहास उठा के देख लीजिए, भारी विरोध हुआ था। राजीव गांधी सरकार ने जब कंप्यूटर की पैरोकारी की थी तो विपक्ष ने उन पर भारी निशाना साधा था। काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां वगैरह निकाली गई थी दिल्ली मुंबई में। वो रीजन यही था, उनका मानना यह था कि कंप्यूटर आने से रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद आपने देखा होगा तमाम कोर्सेज आए और आज आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो वास्तव में कंप्यूटर की ही देन है। तो कभी कभी तो शॉर्ट टाइम के लिए हमें लगता है कि प्रौद्योगिकी आई है खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रौद्योगिकी आने के बाद भी बहुत सारी और चीज़ें जो है और रोजगार के साधन बनते हैं, जैसा कि आज आप महसूस भी कर रहे हैं कि वास्तव में कंप्यूटर का उदय जब उस समय अगर नहीं हुआ होता तो वास्तव में आज आप ये दूरस्थ शिक्षा ले रहे हैं, दूर से बैठ के शिक्षा ले रहे हैं, ये भी ग्रहण नहीं कर पा रहे होते। तो वही सब शुरुआत में शंकाएं जैसे हमारे यहाँ के लोगों के माइंड में थी, तो उनके माइंड में भी वही शंकाएं थी। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण क्या था, मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। ये आप लिख लेना, यानी कि यहाँ पर ये लिख लेना, ठीक है, कि बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो थे नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। इसी में सब पॉइंट कि जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग यानी मशीन का नाम है, इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगीं। ठीक है, यानी कि उनका मानना यह था स्पिनिंग जेनी आने से हमारा रोजगार छिन जाएगा। अब स्पिनिंग जेनी क्या होती है वो आप देख लीजिए, किसने आविष्कार किया वो देख लीजिए। इसका आविष्कारक जो है वो जेम्स हरग्रीव्स हैं। इन्होंने इसे 1764 में बनाया था। इसमें क्या है, इसमें एक ही पहिया घुमाने वाला एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता है, जिससे कि एक साथ कई धागे बनने लगते थे। ये इसकी खास बात है स्पिनिंग जेनी की। ठीक है, ये नोट में आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे आपको पता है 1830 के बाद उत्पादन एकदम बढ़ा है। उद्योग यानी जैसे जैसे कारखाने बढ़ते गए हैं तो उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के बाद ये लगने लगा है कि अब ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, जो आवाजाही के साधन है उन्हें सुदृढ़ किया जाए ताकि हमारा माल तेजी से, कच्चा माल आ सके और बना हुआ माल तेजी से पहुंच सके। इसके लिए परिवहन उद्योग वगैरह यानी कि सड़कों को चौड़ा किया गया है, रेलवे लाइन बिछाई गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे परिवहन उद्योग में यहाँ पर जो मजदूर थे, परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या है वो लगभग 1840 के बाद 30 सालों में डबल हो गई है।
तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो नवे पॉइंट में आप लिखेंगे कि परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और पिछले 30 सालों में एक बार फिर 2 गुना हो गई। यानी आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट जब हुआ है या फिर विकास, औद्योगिक विकास हुआ है, तो ब्रिटेन में एकदम रफ्तार पकड़ गई है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो आज आपने यहाँ पर पहले वाले पार्ट में ब्रिटेन का चरण है वो देख लिया है। अब देखिए इसका पार्ट 2 जब हम कल डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर भारत में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, उपनिवेशी भारत में औद्योगिकरण किस तरह से रहा है, वो हम यहाँ पर अब आपके सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मैं आप सभी से एक गुजारिश यही कर रहा हूँ, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप ये सोच रहे हैं कि हम केवल पढ़ लेंगे आज और पढ़ने मात्र से काम चल जाएगा, एग्जाम के टाइम पर आप ये पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। मेरा मानना यही है, एग्जाम के टाइम पर आप ये है, अभी जो आपने नोट्स बनाए हैं 10 मिनट में आप खत्म कर देंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर एक वीडियो जो 1 घंटे की वीडियो हो 10 मिनट में खत्म नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स बना के चलिए। आप ये मत सोचिए कि हमारी इसमें अभी टाइम लग रहा है, हमें मेहनत करनी पड़ रही है। आप जो आज मेहनत करेंगे वो आने वाले समय में आपको लाभदायी होगी, आपको फलदायी होगी आने वाले समय में। तो आप मेहनत कीजिए। मेरा मानना ये है, नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में। जब नोट्स बनवाए जा रहे हैं तो आप बनाने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अभ्यर्थी जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, शायद उन्हें लग रहा है त्यौहार वगैरह आने वाले हैं। जैसे अब आपके अक्टूबर खत्म होने वाला है, 2020 का नवंबर आ गया है, तो त्योहारों का सीजन तो है ही है, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करनी है। यानी हमारी स्टडी निरंतर रूप से जारी रहनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।